दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई ईगल मूवी को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें नलिनी नाम की लड़की को दिखाते हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट है और वह दिल्ली में एक मार्केट में कॉटन से बने कपड़े देख रही होती है। तब दुकान की ओनर नलिनी को बताती है कि ये टेराकोना कॉटन काफी रेयर है, जो कि यूरोप में काफी फेमस है, पर इसकी इंडिया में ज्यादा लोग वैल्यू नहीं करते। अब वह दुकान की ओनर नलिनी को कॉटन के बारे में सारी जानकारी देती है, जिस पर नलिनी एक आर्टिकल बनाकर अपने पेपर में छाप देती है। अब अगले दिन जैसे ही न्यूज पब्लिक होती है, नलिनी के ऑफिस में सीबीआई के ऑफिसर आकर छापा मार देते हैं, क्योंकि नलिनी ने जो आर्टिकल में टेराकोना कॉटन और उसकी जगह के बारे में लिखा था, उसमें कई सारे राज छिपे हैं, जो कि नेशनल सीक्रेट है। सीबीआई ऑफिसर अब नलिनी को एक कैबिन में ले जाकर पूछताछ करते हैं, पर नलिनी को तो कुछ पता ही नहीं था, तो वैसे छोड़ देते हैं। उसके बाद नलिनी अब ठान लेती है कि वह टेराकोना जगह के सारे राज जानकारी रहेगी, क्योंकि आखिरकार वह एक जर्नलिस्ट थी। नलिनी अब टेराकोना के गाँव के टॉप हिल पर चली जाती है, जहाँ पहले एक फैक्ट्री हुआ करती थी और वहीं से पहले कॉटन तैयार होकर आया करता था। मगर नलिनी देखती है कि वहाँ तो सिर्फ राख पड़ी है और सब जलकर खत्म हो चुका है। नलिनी अब वहाँ पर बूढ़े आदमी को देखती है, जो कि एक आदमी की मूर्ति की पूजा करके उसके सामने हाथ जोड़ रहा था। फिर नलिनी जब उस बूढ़े आदमी से उस मूर्ति और इस जगह के बारे में पूछती है, तब वह आदमी डर के मारे कांप जाता है और बताता है कि ये सब एक तबाही और वॉर का नतीजा है, जो सिर्फ एक ही रात में हुआ था। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। नलिनी अब पास के पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ के एसआई से टॉप हिल पर रहने वाले आदमी की मूर्ति के बारे में पूछती है। तब एसआई डर कर बताता है कि वह कोई आदमी नहीं बल्कि एक आपदा है, जो कि एक बारी में सबको खत्म कर सकती है। यह कहकर एसआई नलिनी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। नलिनी वहाँ के एमएलए सोमेश्वर रेड्डी और उसके सेक्रेटरी विकास से मिलकर टॉप हिल के बारे में पूछती है, तो वह वहाँ का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं और वो भी नलिनी को वहाँ से भगा देते हैं। नलिनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि टॉप हिल में ऐसा क्या हुआ था, जो कि सब लोग वहाँ का नाम सुनकर बौखला रहे हैं। फिर नलिनी चुपके से एमएलए के सेक्रेटरी विकास को धमकाकर उससे टॉप हिल के बारे में पूछती है और हमें पास्ट की स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ हम टॉप हिल में एक बड़े से घर को देखते हैं, जिसके पीछे एक कॉटन फैक्ट्री थी और उसका मालिक सहदेव नाम का आदमी था। सहदेव आसपास के गांव वालों का मसीहा था, जिसके वहाँ गांव के लोग फैक्ट्री में काम किया करते थे। सहदेव की परमिशन के बगैर कोई उसके घर में पैर भी नहीं रख सकता था। कुछ लोग तो उसको भगवान की तरह मानते थे। सहदेव का बस एक जिगरी दोस्त था जय, जो कि हमेशा उसी के साथ रहता था। अगले सीन में सोमेश्वर की पार्टी के लोग चुनाव की रैली कर रहे होते हैं, तब वह जानबूझकर सहदेव के घर पर अपनी पार्टी का पर्चा फेंकते हैं। फिर जैसे वह पर्चा हवा में उड़ता हुआ जमीन पर आता है, सहदेव उसको तीर मारकर बाहर कर देता है, जो कि सोमेश्वर पार्टी के आदमी को लग जाता है। फिर सहदेव सोमेश्वर की पार्टी के आदमी को धमकाता है कि जो भी उसके घर में आने की कोशिश करेगा वह मारा जाएगा। उसके बाद सोमेश्वर रेड्डी जब अपने आदमी से बात कर रहा था, तब एक राजेश रुमानी नाम का बिजनेसमैन उसके पास आकर कहता है कि उसको टॉप हिल की प्रॉपर्टी चाहिए। बदले में वो 300 करोड़ रुपए देगा, क्योंकि टॉप हिल के नीचे बक्साइड की खदान है और वो राजेश को चाहिए। तब सोमेश्वर उसके लिए मान जाता है। नलिनी को अब समझ आ गया था कि ये सब मामला बक्साइड के ऊपर है, तो वह विकास की आधी बात सुनकर ही चली जाती है। नलिनी अब बस में बैठी थी, तो उसे एक रोजेंट पकड़कर अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि नलिनी सहदेव के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही है। रोजेंट नलिनी को उसके अड्डे पर ले जाता है। तब नलिनी रोजेंट को कहती है कि मुझे इसलिए पकड़ा है ना, ताकि मैं बक्साइड के बारे में पोल ना खोल दूं। पर रोजेंट नलिनी को बताता है कि जो तुम सोच रही हो ये बात उससे भी काफी ज्यादा बड़ी है, ऐसे ये जगह नेशनल सीक्रेट नहीं बन गई। रोजेंट अब नलिनी को उसकी स्टोरी बताता है और हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ हमें रो के बड़े ऑफिसर से पता चलता है कि भारत के अंदर काफी सारी लीगल गन्स लाने के कंसाइनमेंट गायब हो रहे हैं, जो कि नक्सलवादियों और आतंकवादियों के लिए आते थे, और ये सब गन्स मिलाकर इतने सारी हो चुकी हैं, जिससे कि एक वॉर हो सकती है। रो के ऑफिसर को इन सब में ईगल नाम के आदमी का हाथ लग रहा था। तब उस रो एजेंट को समझ आता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब अगले सीन में वह रो एजेंट यूरोप में जाकर एक पावरफुल आदमी से ईगल के बारे में पूछता है। तब वह आदमी डर के मारे घबरा जाता है और रो एजेंट को अपने साथ एक खुफिया अड्डे पर ले जाता है, जहाँ उसे कोई न देख पाए। अब वह आदमी ईगल के बारे में बताता है कि ईगल एक स्नाइपर है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ईगल का निशाना कभी नहीं चुकता और वो छोटे से छेद से भी गोली आर पार कर सकता है। ईगल ने यूरोप के माफिया पेट्रो पास्कल की गैंग को अकेले खत्म कर दिया था और कोई भी आदमी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। फिर रो एजेंट ईगल को कांटेक्ट करने के बारे में पूछता है, तो वह आदमी बताता है कि ईगल को कांटेक्ट करना है तो एक न्यूज़पेपर में ऐड देना होगा और फिर ईगल तुम्हें खुद ही ढूंढ लेगा। रो डिपार्टमेंट अब ईगल का पता लगाने में लग जाते हैं। तब उनको टॉप हिल वाली जगह का पता चलता है, जहाँ इलीगल कंसाइनमेंट के ट्रक को हाईजैक करके ले जाया जाता है। मतलब कि ईगल और सहदेव दोनों एक ही आदमी हैं। फिर रो एजेंट नलिनी को बताता है
है कि ईगल तो मर चुका है। उसके बाद नलिनी अब विकास के पास दोबारा जाकर सहदेव के बारे में और जानकारी लेती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ राजेश रुमानी ने सहदेव की प्रॉपर्टी को खाली करवाने को कहा था। उसके कुछ दिनों बाद राजेश के ऊपर सहदेव ने स्नैपर से हमला किया और उसके एक एक करके सारे आदमियों को मार दिया। राजेश फिर अपनी जान बचाकर एक सीक्रेट रूम में गया तो वहाँ पर सहदेव पहले से था। अब राजेश को पता चल गया था कि सहदेव कोई मामूली आदमी नहीं है, तो वह उससे जान की भीख मांगने लगा, जिस वजह से सहदेव ने राजेश को छोड़ दिया। उसके बाद राजेश सोमेश्वर रेड्डी को कॉल करके उसकी डील कैंसिल कर देता है। अब सोमेश्वर रेड्डी को तो पता था कि सहदेव के घर के नीचे बक्साइट है, तो वह उसको हड़पने के लिए सहदेव के पास चला गया ताकि वह उससे बात करके उसकी जमीन ले सके। पर सहदेव एमएलए रेड्डी को वहाँ से भगा देता है क्योंकि सहदेव अपनी फैक्ट्री को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता था। मूवी अब प्रेजेंट में आती है जहाँ साई विकास को सहदेव के बारे में बताने से रोक लेता है और नलिनी अब स्कूल में पद्मा नाम की टीचर के पास जाती है जिसको सहदेव के बारे में कुछ पता था। और पद्मा नलिनी को आगे की स्टोरी बताती है कि वह पहले नक्सलवाद के साथ जुड़ी हुई थी। तब उसके लीडर ने उसको अल्ताफ नाम के आदमी से जाकर मिलने को कहा जो कि एक टेररिस्ट था और उन नक्सलवादियों के पास गन्स नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि सहदेव उनके कंसाइनमेंट को रास्ते से गायब कर लेता था। पद्मा अब जाकर अल्ताफ से मिलती है पर उनके पास भी गन्स के कंसाइनमेंट नहीं पहुंच पा रहे थे। तब अल्ताफ ने प्लान बनाया और उनके गन्स के ट्रक में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया जहाँ से पद्मा और टेररिस्ट को पता चल गया कि वह सारे गन्स के ट्रक हाईजैक होकर टॉप हिल पर जा रहे हैं जहाँ सहदेव रहता है। पद्मा फिर गाँव वालों की मदद से कॉटन की फैक्ट्री में काम करने लगी, जिसके बाद पद्मा नलिनी को बोलती है कि आगे की स्टोरी तुम समझ नहीं पाओगी, जो कि एक राज है, और समझ गई तो सब जान जाओगी। नलिनी का दिमाग अब घूम गया था क्योंकि एक आदमी की इतनी सारी स्टोरी कैसे थी। किसी ने कहा कि सहदेव स्नाइपर है, किसी को लगता है कि वह कॉटन फैक्ट्री चलाता है और कोई कहता है कि वह गन्स के ट्रक को हाईजैक करता है। नलिनी के मन में अब सहदेव की असली सच्चाई जानने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब हम देखते कि नलिनी एमएलए के आदमी पेंचुला से जाकर बात करती है जो कि उसको अपनी स्टोरी बताता है। फिर हम देखते कि सोमेश्वर और पेंचुला वेलोर गैंग के लीडर से जाकर मिलते हैं जो कि काफी खतरनाक आदमी है और वह इंसानों को बड़ी बेरहमी से मारता है। सोमेश्वर रेड्डी वेलोर गैंग के लीडर को सहदेव को खत्म करने की सुपारी दे देता है और अगले सीन में वेलोर गैंग के सारे आदमी सहदेव और जय को उनकी फैक्ट्री में घेर लेते हैं। पर सहदेव अकेला ही वेलोर गैंग के सारे आदमियों को मार देता है और उसकी सारी गोलियां वेलोर गैंग के सारे आदमियों के माथे में लगती है, जिसको देखकर पता चलता है कि वह कितना बड़ा शूटर है। तभी जय गन्स के ट्रक को छुपाने के लिए बेसमेंट में लेकर जाता है जहाँ पद्मा जय को चुपके से देख लेती है, पर जय पद्मा को पकड़ कर बंदी बना लेता है। इधर सहदेव वेलोर गैंग के मरे हुए सारे आदमियों को उसके ट्रक में बाहर भेज देता है जहाँ सोमेश्वर रेड्डी सहदेव की लाश का वेट कर रहा था। पर जैसे पेंचुला वेलोर गैंग की लाश बाहर लाता है तो सोमेश्वर रेड्डी के तो होश उड़ जाते हैं। तभी एकदम से सहदेव अपने घर से बाहर आकर सोमेश्वर को कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर 24 घंटे खड़े रहना होगा, अगर तुम यहाँ से हिले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। फिर हम देखते कि राजेश रुमानी ने यूरोप के किसी काली प्रताप को जेल से निकाला है ताकि वह सहदेव को मार सके, क्योंकि राजेश को तो अभी भी सहदेव की प्रॉपर्टी चाहिए थी। अब सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं कि रो एजेंट आर्मी के साथ सहदेव के घर में अटैक करने वाले हैं क्योंकि उनको पता चल गया था कि ईगल यहीं रहता है। तब रो एजेंट सहदेव के घर में नकली वाईफाई वाला बनकर आता है ताकि वह अपनी मिलिट्री को इशारा करके सहदेव के घर पर अटैक करवा सके। तब जैसे रो एजेंट सहदेव से मिलता है तब सहदेव को तो पहले ही पता था कि आदमी रो एजेंट है। तब जय रो एजेंट को पकड़कर पद्मा के साथ बांध देता है और हमें पता चलता है कि सहदेव ने अपने बेस में कैमरा लगा रखे हैं जहाँ से वह बाहर का सब कुछ देख सकता है। अब थोड़ी देर बाद नक्सलवादी और आतंकवादी साथ मिलकर सहदेव के घर के बाहर आ जाते हैं ताकि वह अपनी सारी गन्स को वापस ले जा सकें। मतलब कि सहदेव और जय को अब एक साथ मिलकर मिलिट्री वाले नक्सलवादियों और आतंकवादियों से लड़ना था। अब आतंकवादी सहदेव के घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तब सहदेव अपनी गन चलाता है जिससे सारे आतंकवादी एक ही बार में मारे जाते हैं। दरअसल सहदेव ने अपने घर में पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी ताकि वह इन सबसे लड़ सके। अब मिलिट्री वाले और नक्सलवादी सहदेव की इस अटैक को देखकर डर के मारे पीछे हो जाते हैं और कहानी अब प्रेजेंट में आती है जहाँ नलिनी वेंकन्ना से मिलती है जो कि सहदेव के घर के बाहर चाय बेचता था। वेंकन्ना अब नलिनी को कहता है कि अगर तुम्हें पूरी सच्चाई जाननी है तो सहदेव के दोस्त जय से जाकर मिलो, वही तुमको सच बता पाएगा कि टॉप हिल में हुआ क्या था। नलिनी अब जय को ढूंढते हुए यूरोप पहुंच जाती है जहां वह जय से मिलती है। तब जय नलिनी को सहदेव के बारे में बताता है और मूवी पास्ट में जाती है जहां सहदेव और जय साथ में थे और उनको काली प्रताप नाम के पुलिस वाले को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। सहदेव जब अपनी स्नाइपर से काली प्रताप को देख रहा था तब सहदेव को एक रचना नाम की लड़की दिखी और उसे देखते सहदेव प्यार में पड़ गया। फिर रचना को जब चोरों की गैंग लूट रही थी तब सहदेव ने उसको अपनी स्नाइपर से शूट करके बचा लिया। उसके बाद जय ने रचना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली कि रचना एक फैशन डिजाइनर है जो कि इंडियन कॉटन की साड़ी को यूरोप में प्रमोट कर रही है और साथ में वह बच्चों के डे केयर सेंटर में पढ़ाती है। सहदेव अब रचना को हर जगह फॉलो करने लगता है। तब एक सुहाना नाम की बच्ची सहदेव को रचना का पीछा करते देख लेती है जो कि रचना की स्टूडेंट थी। फिर सुहाना सहदेव को उसकी टीचर रचना से मिलाती है, जिसके बाद रचना और सहदेव आपस में प्यार करने लगे और कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी भी कर ली। नलिनी को अब रोजेंट का फोन आता है जो कि नलिनी को फटाफट जय से दूर जाने के लिए कहता है क्योंकि वह एक क्रिमिनल था और पुलिस वाले उसके साथ साथ उसे भी पकड़
सकते हैं, पर वे उसकी बात नहीं मानती और हमें आगे की स्टोरी दिखाते हैं। जब मिलिट्री वाले सहदेव के घर के बाहर छुपे हुए थे, तब वहाँ पर मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि सहदेव के घर में ब्लास्ट करके सहदेव की सारी गन्स को उड़ा देता है। फिर मिलिट्री के स्नाइपर सहदेव को देख लेते हैं और उसको गोली मार देते हैं। फिर एकदम से सीन चेंज होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि आतंकवादियों ने रचना के चाइल्ड केयर सेंटर में हमला कर दिया है और इस हमले में सहदेव की बीवी रचना बुरी तरह घायल हो चुकी थी। फिर जैसे सहदेव वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि वह छोटी बच्ची सुहाना, जिसने रचना और सहदेव को मिलाया था, उसको आतंकवादियों ने गोली मार दी है और वह मर चुकी है। रचना को भी गोली लगी थी, जिसको फटाफट एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर डॉक्टर रचना को नहीं बचा पाते। अब अपनी बीवी की मौत के बाद सहदेव ने ठान लिया था कि जिसने भी रचना और सुहाना को मारा है वो उनको खत्म कर देगा। कुछ दिनों बाद सहदेव को वह आतंकवादी दिखे जिन्हें वह स्नाइपर से मारने वाला था। तब वहाँ पर काली प्रताप भी था। फिर हमें पता चलता है कि जो पुलिस वाला उन आतंकवादी के पीछे पड़ा है वह सुहाना का बाप है और उसका नाम ही काली प्रताप है। जैसे ही काली प्रताप उन आतंकवादियों पर गोली चलाने वाला होता है, तब सहदेव काली प्रताप के साइड में गोली चलाकर उसे रोक लेता है और वह आतंकवादी भाग जाते हैं। दरअसल सहदेव ने काली प्रताप के ऊपर इसलिए गोली चलाई ताकि वह आतंकवादी से न लड़े, क्योंकि वह काली प्रताप को ही मार सकते थे। थोड़े दिनों बाद पुलिस वालों ने उन आतंकवादियों को पकड़ लिया और उन सब आतंकवादियों को जेल हो गई। उसके बाद फिर एक दिन संदव को रचना का वीडियो मिला। तब संदव ने कसम खा ली कि वह अब दुनिया की सारी लीगल बंदूकों को डिस्ट्रॉय कर देगा जो कि गलत हाथों में पड़ती हैं, जिसके कारण कई मासूम लोग मारे जाते हैं। यानी कि दोस्तों इसलिए सहदेव भारत के लीगल गन्स के ट्रक हाईजैक करके अपने गोडाउन में रख देता था ताकि वह मासूम लोगों को मरने से बचा सके और कोई भी आदमी अपना परिवार न खोए। अब सीन चेंज होता है, जहाँ मिलिट्री वालों ने सहदेव को गोली मार दी थी और आतंकवादी मिलिट्री वालों से पहले ही सहदेव के घर में घुसने लगते हैं ताकि वह सारे लीगल गन्स को अपने कब्जे में ले सके। तभी एकदम से सहदेव जय के साथ अपनी जीप में आता है और वह दोनों आतंकवादियों पर हमला कर देते हैं। वहाँ सहदेव अकेले ही सारे टेररिस्ट को मारने लगता है। तब मिलिट्री वाले भी सहदेव के ऊपर फायरिंग करते हैं। फिर अचानक से सहदेव अपनी बंदूक छोड़कर जैसे सेक्रीफाइस करने के लिए कहता है, जो कि उनका एक प्लान था। फिर हम सहदेव के बगल में बड़ी भद्रकाली की मूर्ति देखते हैं जो कि सहदेव के कंट्रोल में थी। दरअसल ये सब सहदेव ने पहले प्लान कर लिया था। फिर सहदेव इशारा करता है और माता भद्रकाली के हाथ से गोलियां चलने लगती हैं, जिससे सारे आतंकवादी मारे जाते हैं और ये सीन मूवी का सबसे बेस्ट सीन था। फिर सहदेव अपने गेट के पास आकर उसको वापस खड़ा कर देता है और कोई भी आदमी सहदेव के बेस पर नहीं आ पाता। अब मिलिट्री वाले समझ गए थे कि वह सहदेव को ऐसे ही नहीं पकड़ सकते, तो मिलिट्री का हेड अपने सीनियर ऑफिसर को सहदेव के घर में एयर स्ट्राइक करने के लिए कहता है ताकि वह सहदेव को खत्म कर सके, क्योंकि वह एक क्रिमिनल था। और एयरक्राफ्ट अब सहदेव के घर पर अटैक करने के लिए उड़ जाते हैं। इधर जय सहदेव की गोली निकाल कर पट्टी कर देता है। फिर रो एजेंट सहदेव को कहता है कि सारी फोर्स को अब तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता चल गया है और वह इस जगह को कभी भी उड़ा सकते हैं। तब सहदेव रो एजेंट को उसके ये करने की वजह बताता है कि दुनिया में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा आर्म्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जिसमें से आधे मिलिट्री के पास जाते हैं, बाकी इलीगल तरीके से आतंकवादियों के पास, जो कि मासूम लोगों को ही मार देते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो गन्स की इलीगल सप्लाई की वजह से हर किसी के पास गन होंगी और लोग एक दूसरे को मारते रहेंगे। सहदेव ने इन सब को रोकने के लिए इलीगल गन्स के कंसाइनमेंट को रोका ताकि वह मासूम लोगों को मरने से बचा सके। फिर थोड़ी देर बाद काली प्रताप सहदेव के पास आता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि सुहाना की मरने की वजह वही है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ काली प्रताप ने उसकी बेटी को मारने वाले आतंकवादियों को जेल में मार दिया था और पुलिस ने उसकी वर्दी छीनकर उसको जेल में डाल दिया था। काली प्रताप अब सहदेव के पास आकर उसको मारने लगता है और सहदेव और काली प्रताप की भयंकर लड़ाई होती है, जहाँ सहदेव काली प्रताप को खूब मारकर सब सच बताता है और कहता है कि तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। फिर हमें पता चलता है कि सहदेव की बीवी रचना ने मरने से पहले एक लड़की को जन्म दिया था जो कि सहदेव की बेटी थी, पर सहदेव ने अपनी बेटी को अपने से अलग रखकर उसको ये बताया कि काली प्रताप उसके पापा हैं, ताकि वह काली प्रताप की बेटी सुहाना की कमी पूरी कर सके। अब सहदेव ने काली प्रताप को अपनी बेटी दे दी थी, जिसके बाद काली प्रताप के अंदर का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। अब हमें सहदेव की आगे की स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ सहदेव ने जय के साथ सारे आदमियों को उसके घर से बाहर निकालकर खुद को बॉम्ब से उड़ा लिया था। इस तरह से सहदेव ने एयर स्ट्राइक होने से पहले ही खुद को मार लिया। उसके बाद हमें पता चलता है कि सहदेव उस ब्लास्ट में नहीं मरा था और उसने एक ईगल नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कि इलीगल गन सप्लाई करने वालों को रोककर मारती है। अगले सीन में हमें एक गुंडे को दिखाते हैं जो कि ईगल को पकड़ने आया है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है, जिसका पार्ट 2 भी आएगा। अब दोस्तों आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी मूवी पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको हाल ही में आई मूवीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।